हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर एंड वेलकम टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। इंडिया में अभी भी डिप्लोमेसी या जिसको आईआर बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, इस पर बहुत चर्चा नहीं होती। लेकिन एक्चुअली ये थोड़ी बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ इस सेंस में, देखिए, ये भी एक पॉलिटिक्स ही है। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि ये पॉलिटिक्स से अलग है, बट इट इज़ ए पॉलिटिक्स एट ग्लोबल लेवल। और इसके फॉर्मुलेशन और इसके थोड़े खेलने के जो तरीके हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। यहाँ हर चीज़ को अपने इस्तेमाल में कैसे लाए, अपने लोगों के इंटरेस्ट में लाए, कैसे लाए। यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा आपका नेशनल इंटरेस्ट काम करता है, तो थोड़ा सा चेंज होता है, बट है बेसिकली चीज़ वही। तो यहाँ थोड़ा उतना डर्टी गेम नहीं होता कि ज़्यादा लालू यादव जैसी बात नहीं होती और पलटने वाली बात नहीं होती कि कब पलट गए नीतीश कुमार। उस लेवल की नहीं होती, थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी और थोड़े बड़े लोगों का गेम है ये। तो एक्चुअली देखिए, मेरा को ऐसा कुछ था नहीं, मैं अपने प्रोफेशन बहुत बिजी रहता हूँ। बट ये मुझे लगा अक्सर कि ये मेरा नेशनल ड्यूटी है एक मेरा। और मेरा फर्स्ट लव ऑब्वियसली अभी भी सर्जरी है और हमेशा रहेगा टिल माय लास्ट ब्रेथ। बट मुझे लगा कि थोड़ा जो मेरी फर्स्ट वाली गर्लफ्रेंड है वो थोड़ी अच्छी है और थोड़ा टाइम मैं निकालूं, उससे मांगूं तो मिल जाएगा। ये मेरा शौक है, हॉबी है, हॉबी भी है एक्चुअली, इसलिए बिना हॉबी के ये काम कोई कर नहीं सकता। तो देखिए, एक्चुअली जयशंकर साहब की एक बुक आई है, वाई भारत मैटर्स, उसके बारे में बात करेंगे। और आईआर में और क्या हो रहा है, उन्होंने एक खाका खींचा है ग्लोबल लेवल पे। और उनकी बातों को बहुत सीरियसली वर्ल्ड ओवर लोग रीड करते हैं, चाहे वो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हो और चाहे किसी और कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी हो। उनकी बातों का एक अलग ही वजन है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ आईआर एंड डिप्लोमेसी। तो उस उनके उनके बुक्स के बारे में बात करेंगे। उनकी एक इंटरव्यू भी आई है रिसेंटली, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या उन्होंने कहा। और ग्लोबल लेवल पे भारत का जो जो टारगेट है अगले 20-25 साल में क्या होने वाला, उस पर बात करेंगे। तो एक चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करी उन्होंने, वो है विश्व मैत्री। मतलब जैसे कि सबका साथ सबका विकास जो वर्ड है, उसको एक डिप्लोमेटिक वे में अगर रखें तो इसका मतलब होता है विश्व मैत्री। मतलब भारत का ये टारगेट है कि अगले 20-25 साल में वो वर्ल्ड्स फ्रेंड बने, दुनिया के सभी लोगों का दोस्त बने। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि कैसे ये भारत एग्जर्ट कर रहा है, इस चीज़ को कैसे प्ले कर रहा है और इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। ये भी बहुत विजिबल चेंजेस इसको देखने, मतलब विजिबल चेंजेस इसमें दिख भी रहे हैं। देखिए, याद कीजिए आप कोविड को, कि जब कोविड आई थी तो पूरी दुनिया में हालात कैसे हो गए थे। जब वैक्सीन्स की बात होती थी तो जो वेस्टर्न वैक्सीन्स थी, एक तो नॉट फॉर वाइट पीपल, ऐसा कुछ था उनका। जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करते हैं एंड इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर बायसनेस के बारे में बात करते हैं, सब कुछ, सारे जो डायलॉग्स होते हैं सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल के, वो सारे मारते हैं। बट वो एक तरह से टैग लगा दिया था कि ओनली फॉर वाइट जो वैक्सीन्स थे उनकी। और कितने अगर देते भी थे तो कितना एक्सपेंसिव, और कितना अगर किसी को सेल भी करना था तो किस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर आपको याद होगा जब इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था वेस्टर्न वैक्सीन्स को। तो उस कंडीशन में इंडिया ने ऑलमोस्ट, आप ध्यान से सुनिएगा नंबर्स को, लगभग लगभग 100 कंट्रीज को वैक्सीन्स प्रोवाइड करी। और ये बात अभी जो अफ्रीका में जो जो गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन हो रहा था युगांडा में, वहाँ एक्नॉलेज करी लगभग सारे अफ्रीकी नेशंस ने भी। और सिर्फ दी नहीं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि दैट एट दैट क्रूशल टाइम इंडिया ऑल्सो नीड्स दीज वैक्सीन, बिकॉज तब तक इंडिया के सारे लोगों को वैक्सीन्स नहीं लगी थी। शुरुआत के दिनों में तो सिर्फ हम लोगों को जो हेल्थ प्रोफेशनल थे उनको लगी, फिर बाद में और जो जेरियाटिक पीपल, ओल्ड एज पीपल, इल पीपल, उनके हिसाब से लगता गया। बट तब तक इंडिया अपने इस ड्राइव के ऑलमोस्ट मिड में था और पूरी दुनिया में 100 देशों को उसने वैक्सीन प्रोवाइड करी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इसका जो फ़ायदा है इंडिया को, ये जो इतना बड़ा एहसान है, आप समझ रहे हैं, इस चीज़ पे सरकारें बदल गई। ये इतनी बड़ी बात थी। जो बोल्सोनारो, जो ब्राज़ील के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला भी था कि प्रेसिडेंट थे कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, आप लोगों को अगर याद होगा तो इसका जो फ़ायदा है इंडिया अगले 15 साल तक एक्सट्रैक्ट करेगा। अब इसी से हम अंदाज़ा लगाए कि मैं क्यों जयशंकर साहब का फ़ैन हूँ। कितना बड़ा डिप्लोमेटिक विन था ये इंडिया के लिए।
दूसरी बात जो जयशंकर साहब ने एक और बात करी, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक आउटलाइन खींचा है इस बुक में और इंटरव्यू में भी, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हम कैसे देखते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नेबर्स फर्स्ट, और उन्होंने क्लियरली बताया है कि कैसे इस पे काम कर रहा है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है नेबर्स के बारे में है, वो है सबसे पहले तो बहुत जेनरस है, और दूसरा म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट, इन तीन चीज़ों पे है। म्यूचुअल इंटरेस्ट ओब्वियसली बिकॉज हम अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट डिस्पाइट दैट इंडिया इज बिगेस्ट नेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, और ये जो एशिया वाला जो हिस्सा है जहां हम रहते हैं इंडिया में, यहाँ सबसे बड़ी कंट्री है। तो नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में देखिए या ऑटोक्रेटिक चाइना को देखिए, वो हमेशा एग्जर्ट करता है। बट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया हमेशा अपने नेबर्स के लिए खड़ा रह सकता है। और इसका सबसे आपको अगर अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो आप श्रीलंका को देखिए। श्रीलंका जब डेट क्राइसिस में था, पूरी दुनिया में बात तो हो रही थी कि डेट क्राइसिस में कैसे फंसा चाइना, चाइना ने कैसे फंसाया और क्या हालात है। वहाँ तक कि प्रेसिडेंट को आउटस्टर होना पड़ा, घर में उनके कब्जा कर लिया लोगों ने। आपको हैरानी होगी, इंडिया ने कभी, और बहुत कम देश इतना जेनरसली किसी को देते भी हैं, ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन। जैसे इंडिया ऐसी जो इकोनॉमी, एक मिड लेवल की इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी बड़ी है, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है यहाँ का, तो इसके अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं इंडिया जैसे नेशन के, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइडली स्ट्रेच्ड है बहुत सारे अलग सेक्टर में, चूंकि लोग ही बहुत ज़्यादा है। उस कंडीशन में भी इंडिया ने $4.5 बिलियन के एड दिए। और आज देख लीजिए कि जो श्रीलंका है वो कितना इस बात को एक्नॉलेज करता है, और किस तरह से ऑलमोस्ट वो चाइना के शिकंजे से बाहर आया है, ये एग्जाम्पल दिया। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि जो अब फॉरेन पॉलिसी है, जो पहले नहीं थी, मतलब 2014 से पहले मोदी साहब के आने के बाद बनी, बिकॉज इंडिया को हम लोग उस पर्सपेक्टिव से देखते नहीं थे जोग्राफिकली। इंडिया तो पहले पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, इवन अफगानिस्तान भी, तो गल्फ तक इंडिया का बॉर्डर जाता था। तो इसको जयशंकर साहब बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। मतलब नेबरहुड से थोड़ा, जैसे पहले एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी आई थी उसका ही एक फॉर्म है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। उसमें उन्होंने देखिए कितना कितना वाइज डिसीजन, कुछ डिसीजन आगे अगर आप सोचिएगा तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि फॉरेन पॉलिसी कैसे डील होती है, और जयशंकर साहब जैसे लोग कितने ब्रिलियंट हैं इस चीज़ में। वहाँ जो भी गल्फ कंट्रीज हैं उनमें सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छा हुआ। बट एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यूएई, चूंकि सऊदी अरेबिया के साथ क्या दिक्कत था कि सऊदी अरेबिया जो ऑलरेडी एक तरह से कम्स अंडर अम्ब्रेला ऑफ यूएस, तो अगर सऊदी अरेबिया पे बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लोज रिलेशनशिप स्टैब्लिश इंडिया करता उस टाइम, मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता उसको एक, चूंकि इंडिया का रिलेशन भी मच्योर हो रहा था उस टाइम यूएस के साथ, थोड़ा ग्रेजुअली जितना आज है उसकी तुलना में तो काफ़ी पीछे था, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजिक लेवल पे जा चुका है, बट उस टाइम था। तो इंडिया ने सबसे पहले रिलेशनशिप डेवलप किया यूएई से। यूएई में मिसेस गांधी के बाद आप सोचिए मनमोहन सिंह तक, इवन वाजपेयी साहब भी, किसी ने भी मिसेस गांधी के बाद राजीव गांधी इंक्लूडिंग, उसके बाद नरसिम्हा राव आए, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब आए, मनमोहन सिंह आए, किसी भी प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं करी थी यूएई। और आज आप यूएई के साथ रिलेशन देखिए, एक तरह से पहले जो रिलेशनशिप था यूएई के साथ वो इस तरह का ट्रेड का था। एक मान लें हमने ऑयल परचेज कर लिया और हमारे कुछ वर्कर यूएई में काम कर, दैट्स इट। बट आज के टाइम में जो यूएई के साथ रिलेशन है वहाँ स्ट्रेटेजिक लेवल पे जा चुका। आपको पता भी हुआ कि वहाँ एक टेम्पल भी बना है इंडिया में, इंडियन के मतलब सनातन धर्म के आइडल का, वहाँ पे टेम्पल भी बन चुका है। तो आप समझिए कितना स्ट्रेटेजिक लेवल पे चला गया। उसके साथ उन्होंने, ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं है, बहुत ही अच्छा रिलेशन। वहाँ अवार्ड भी, वहाँ भी जो मोस्ट जो वहाँ अवार्ड होता है वैल्यूएबल अवार्ड, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मिला है, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था, वहाँ भी बहुत अच्छा है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि चूंकि जो सऊदी अरेबिया ऑलरेडी यूएस के फोल्ड में है, चाइना सोच रहा था कि यूएई पे वो अपना इफेक्ट दिखाए, अपना प्रभाव जमाए, लेकिन उसके पहले इंडिया ने इसको कर लिया और दोनों का रिलेशन भी बहुत ही अच्छा है। तो इसको आप देखिए। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फ्यूचरिस्टिक बात है, अगले 20-25 साल के तक इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को ये चीज़ ड्राइव करेगी।
नॉट इन अ सेंस ऑफ इकोनॉमिक वे। एक बड़ी चीज़ ये होगी इसमें, इन्हें डिप्लोमेटिक वे भी, ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एज होगा एक, जो इंडिया जो है, इंडिया यूएई और यूरोप का जो कॉरिडोर बन रहा है, जो इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। जो इंडिया यूरोप कॉरिडोर बन रहा है यूएई और इजराइल के रास्ते, इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस। तो ये इस बात पे चर्चा करी कि किस तरह से जो डिप्लोमेसी इंडिया की बदली है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैलेंजिंग पार्ट था, जिसको आप बोल सकते हैं डायलेमा ऑफ डिप्लोमेसी, जब आपके साथ ऐसा कंडीशन आता है कि आप, बिकॉज इंडिया इज नेविगेटिंग इन ए वेरी टाइट रोप, आपके दोनों फ्रेंड है, आपके यूएस भी फ्रेंड है, रशिया भी फ्रेंड है, आपका पैलेस्टाइन भी फ्रेंड है, इजराइल भी फ्रेंड है। इन दैट सेंस इट्स टू नेविगेट इन ए क्रिटिकल सिचुएशन, इट्स नॉट वेरी इजी। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि उनकी डिप्लोमेसी क्या क्या डायलेमा है और क्या क्या किस तरह से उन्होंने इसको फेस किया। इसके 3 एग्जाम्पल जयशंकर साहब ने दिए कि जो डायलेमा ऑफ जो डिप्लोमेसी या आईआर, जिसको इंटर रिलेशनशिप में कह सकते हैं आप, पहला था यूक्रेन वॉर। पूरा वेस्ट जो था, अच्छा रिलेशन है इंडिया से, और पूरा वेस्ट चाहता था कि रशिया को क्रिटिसाइज करे। रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, ऑयल परचेज किया, इसी ऑयल से यूरोप की इकोनॉमी को रिसेशन से जाने में बचाया। अब वही देश इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को भी बचाया, यूरोप की इकोनॉमी को भी बचाया, पूरी वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बना रहा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। इन सच सिचुएशन आपको, आपका कोई फ्रेंड बहुत ही आप पे प्रेशर डाल रहा हो और उसके बाद भी आपको ये सब करना पड़ रहा हो और बाद में वो थैंक यू बोले, इट्स नॉट वेरी इजी टू टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजन इन ए वेरी क्रिटिकल टाइम। तो ये चीज़ उनके डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा था। इसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने, बिकॉज इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत बहुत मैमुथ है, 1.4 बिलियन पीपल, और उस कम्युनिटी की बात हो रही है जो कि इंडिया ऑलमोस्ट 90% इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो सिर्फ उसने इम्पोर्ट ही नहीं किया, अपनी इकोनॉमी नहीं बचाई, पूरे यूरोप की भी इकोनॉमी उसने एक तरह से रिसेशन से जाने में बचाई है। इसके बारे में बात हो रही थी। और इसके अलावा जो डिप्लोमेसी की जो डायलेमा है, इसके बारे में एक और चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से बताई है कि देखिए, जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था यूरोप के क्राइसिस का, यूक्रेन वाला, उसी टाइम जो था आपको G20 का समिट भी होना था। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुके थे, बट अभी चल ही रहा है अभी भी। तो उस टाइम जो G20 को का समिट करना और उसको सक्सेसफुल बनाना, आप समझ रहे हैं कितना प्रेशर था। इवन रशिया के साइड से भी प्रेशर रहा होगा, और इंक्लूडिंग यूएस, पूरा वेस्ट, उसको भी बहुत अच्छे से इंडिया ने नेविगेट किया। इट्स नॉट वेरी इजी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था के बारे में जयशंकर साहब ने बताया, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है डिप्लोमेसी में, खुद वो चाइना के एम्बेसडर रहे हैं। जब क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा था तो 2007 की बात है, क्वाड पे इतना चाइना का प्रेशर आया कि एक टाइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बैकआउट कर गए, मतलब उन्होंने डिनाई कर दिया। सेकेंड टाइम उस प्रेशर को रेसिस्ट किया। उस प्रेशर का ही परिणाम एक तरह से देखें, एक रीज़न ही, बहुत सारे रीज़न है कि जो हमारे यहाँ गलवान में हुआ या डोकला में 2027 में हुआ था, मतलब 2017 में जो हुआ था, वो डोकलाम और ये जो दोनों इंसिडेंट है कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है। तो क्वाड के फॉर्मेशन में जिस तरह से रिजिडिटी या जो भी अपना स्ट्रेंथ, जिसको इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आप बोल सकते हैं, उसने दिखाई इंडिया ने, ये बहुत मार्के की चीज़ है कि इंडिया, इससे डिसाइड पता चलता है कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक रिजिलियंट है, वो हर तरह की डिसीजन ले सकती है इंडिपेंडेंटली। एक और जो अभी जो रिसेंट जो चीज़ फिनोमेना जो इंसिडेंट हुआ, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, ओब्वियसली इजराइल के साथ तो अपने लेवल जो रिलेशन है वो स्ट्रैटेजिक लेवल पे है, बट आपका जो रिलेशन पैलेस्टाइन से है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग, आपका जो व्यू पॉइंट है एट वर्ल्ड लेवल, आप यूएन में भी पैलेस्टाइन को शुरू से ही सपोर्ट करते आए हैं। उसके अलावा जो पूरा गल्फ, पूरी मुस्लिम जो कम्युनिटी है, 57 कंट्रीज़ हैं, वो सारे का प्रेशर एक साथ से लेना और उसके बाद भी एक बैलेंस अप्रोच रखना। तो उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा कैसे कर पाया। देखिए, इसका रीज़न सिंपल ये है, उन्होंने बताया कि इंडिया इसलिए कर पाया कि इंडिया का फोकस सिर्फ
अभी चूंकि इंडिया की जो डेवलपमेंट है अगले 20-25 साल तक वो सस्टेनेबल और कंटिन्यूटी के साथ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इंडिया एक वर्ल्ड लेवल पे और बिगर रोल प्ले कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंटिन्यूअस ग्रोथ और नॉन वॉर इन्वायरमेंट। तो इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर था, इंडिया का इस बारे में व्यू पॉइंट बहुत ही क्लियर था कि हम वॉर बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हम किसी की साइड नहीं लेंगे, हम अपनी साइड हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंडियन डिप्लोमेसी की है। और आपको ये देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, इंडियन सिटीजन ये बात को बहुत अच्छे से देखें कि आपकी सरकार काम कैसे कर रही है, बिकॉज आपको यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेरी सून। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जो भी जयशंकर साहब बता रहे हैं, एक तरह से क्या, ये गवर्नमेंट का जो वे है चलने का डिप्लोमेसी में या इंडियन या इसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। इसके अलावा जो है, जो जयशंकर साहब ने एक बहुत ही, हालांकि बहुत लंबा इंटरव्यू था, इतने चीज़ों को कवर करना है शॉर्ट वीडियो में बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बताई जयशंकर साहब ने कि किस इंडिया और भारत में क्या डिफरेंस है। आज का इंडिया और पहले का जो इंडिया था और अब जो भारत है, चूँकि जो गवर्नमेंट है एक तरह से इस नेम पे ज़्यादा फोकस भी कर रही है, ये क्या डिफरेंस है इंडिया और भारत में, जयशंकर साहब ने क्लियरली बताया है कि जो वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी है, या इसको वेस्टर्न हिपोक्रेसी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते, बिकॉज वो दूसरे के ना नाक में उंगली बहुत करते हैं, उनकी हैबिट है, पहले किसी ने करता है, पहले किसी ने किया नहीं, उनको आदत नहीं है झेलने की ना। फर्स्ट टाइम जयशंकर साहब ने बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत आपने वीडियोस देखे भी बहुत सारे, कि ऐसा यूरोप में जाके जयशंकर साहब ने बोला था। बट इंडियन डेमोक्रेसी के संदर्भ में इन्होंने बताई ये बात कि जब भी वेस्ट को ना, इंडिया का जब इलेक्शन होता है और उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे वो चाहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। लोगों को लगता है ना कि जो डेमोक्रेसी है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस में, इसमें मैटर कौन करता है, इसमें पलटू मैटर करते हैं, लल्लू मैटर करते हैं, और कुछ टेढ़ी नाक वाले अखिलेश मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है। जो मैटर कितने ऊपर की ये चीज़ होती है। देखिए कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसको ऐसे लीडर से डील करना पड़े जो बहुत ही स्ट्रांग हो। कॉमन सेंस की बात बताइए, आप अपने पड़ोस में एक बहुत स्ट्रांग आदमी देखना चाहेंगे क्या? कभी भी डिस्प्यूट होगा, आपके लिए दिक्कत होगा, आपके हर चीज़ में वो दिक्कत करेगा, अपनी मर्जी चलाएगा। तो वैसे ही मैंने वो बताया था ना आपको कि जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी या आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, वो भी एक तरह से पॉलिटिक्स एट ग्लोबल लेवल है। जैसे पॉलिटिक्स इंडिया में देखते हैं, वो पॉलिटिक्स एट ग्लोबल लेवल है, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो जब भी वेस्ट को उसकी मर्जी का इलेक्टोरल रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो क्या कहते हैं वो, कि जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खराब है, इंडिया की जुडिशरी तो वैसी है, ऐसी है। लेकिन जयशंकर साहब ने बताया कि मैं क्या बताता हूँ उसको, मतलब कन्वर्सेशन जब होती है तो वो बता रहे हैं, भाई साहब हम लोग तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स और धर्म को अलग रखो। अक्सर आपको क्या लगता है, जो आपको मणिपुर में डिस्टरबेंस हुआ, उसमें फॉरेन हैंड नहीं था, उसमें क्लियर कट वेस्ट का हैंड है। तो हम जयशंकर साहब बता रहे थे कि मैं बोलता हूं कि भाई साहब देखो, हम तो कम से कम बाइबल पे हाथ तो नहीं रखते, हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के ओथ लेते हैं। आप तो बाइबल पे हाथ रखते हो, आप क्या बात कर रहे हो डेमोक्रेसी की। तो जयशंकर साहब जैसा स्टार इंडिया में होना, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। और मैं एक और चीज़ बहुत लास्ट में बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे। यही फ़र्क होता है एक ब्यूरोक्रेट में और एक टेक्नोक्रेट में। ब्यूरोक्रेट को हम लोग बहुत वेग टर्म में देखते हैं कि कोई भी बड़ा ऑफिसर हो गया, दैट इज़ अ ब्यूरोक्रेट। नॉट, ब्यूरोक्रेसी इंडिया के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। मैं इस पर कभी अलग से अभी 2-4 दिन में ट्राई करूँ कि वीडियो बनाऊँ। ब्यूरोक्रेट बहुत बड़ी, इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया के डेमोक्रेटिक होने में बहुत बड़ी लाइबिलिटी एंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और टेक्नोक्रेट जो है, जैसे जयशंकर साहब है, ये एक बहुत बड़ा एसेट है। आई डोंट नो कितने दिन तक फॉरेन ऑफिस में, मतलब फॉरेन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज रहते हैं, ये तो खैर मिनिस्टर बन गए। लेकिन हालात ऐसे होते हैं इंडिया में कि फॉरेन जो सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स को हेड करने वाले ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं। आप सोचिए क्या वो चलाएंगे देश को। हमें ऐसे ब्यूरोक्रेट चाहिए जो देश को सही टाइम पे, सही टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते, और जो नया भारत है ना, वैसा बनाए जो सुनता तो है लेकिन सुनाता भी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो फॉरेन पॉलिसी या आईआर जो है, इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें बढ़े, क्योंकि ये बड़े लोगों का बड़ा गेम।